नमस्कार, मैं सूरज भान और आप देख रहे हैं पिनाका टाइम्स। जैसा कि आप जानते हैं कि एक नई सीरीज़ पिनाका टाइम्स द्वारा शुरू की गई है जिसमें हम तमाम उन लोगों को आपके सामने मुखातिब कराते हैं जिन्होंने अपने दम पर, अपने बलबूते पर या अपनी प्रतिभा के दम पर या फिर बल बुद्धि विद्या के दम पर या तो मुकाम हासिल कर लिया है या प्रयासरत है। यानी फरीदाबाद के उन लोगों को तलाश के लाते हैं, उनके जीवन के अनुभव आपके साथ शेयर करते हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ हासिल करने की ठानी है या हासिल कर ली है। आज इसी कड़ी में फेस टू फेस में हमारे साथ मुखातिब हैं फरीदाबाद जिला सत्र न्यायालय जो बार एसोसिएशन होती है उनके प्रधान राजेश जी। नमस्कार राजेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। सबसे पहले जो ये परिपाटी रहती है अपने बारे में एक संक्षिप्त परिचय, कब जन्म हुआ, कहाँ आपने शिक्षा दीक्षा ग्रहण करी और इसके अलावा आप कितने भाई बहन थे, संक्षिप्त विवरण। तो मैं फरीदाबाद का ही रहने वाला हूँ। फरीदाबाद से ही मैंने शिक्षा ग्रहण करी है और नेवला महाराजपुर मेरा गांव है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ और एक साधारण परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। और परिवार में मैं अकेला हूँ, एक सिस्टर हैं। लॉ भी मैंने इवन फरीदाबाद से ही की है और 2008 में मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस चालू की थी। चलिए अब सवालों की तरफ बढ़ते हैं कि अब आपने यहाँ पे प्रधान का पदभार संभाला है, 40 साल उम्र है आपकी, मात्र 40 साल की उम्र में आपने इतना बड़ा पद संभाल लिया है। बार एसोसिएशन में आप क्या देखते हैं कि कौन सी कमी है जो सबसे पहले आप फुलफिल करना चाहेंगे कि वकीलों को इस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और ये मैं आके करूँगा, क्योंकि हर आदमी आता है अपना एजेंडा लेकर आता है। जी, जैसा कि मैंने यहाँ पे 2008 में प्रैक्टिस चालू की थी तो एक बड़ी जटिल समस्या अपने वकील खासकर युवा साथियों को देखने में मुझे मिलती थी कि जिसमें हमारे युवा साथी जो भी हैं वो कोर्ट में प्रेजेंट होने से, कोर्ट में जाने से जो नए नए युवा साथी हैं वो थोड़े हिचकिचाते हैं। उन्हें एक तरह का डर रहता है कि भाई मैं कोर्ट में जाऊंगा, जज साहब पता नहीं क्या कहेंगे। तो जब हम भी शुरुआत में आते तो ऐसा डर हमारे अंदर भी था कि भाई जज साहब के पास जाएंगे, इस तरह से बात करेंगे, पता नहीं कोर्ट में क्या होगा। तो मेरी सबसे पहले तो प्राथमिकता यही रहेगी कि जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं, युवा साथी हैं, उनके अंदर से डर निकालना कि कोर्ट में हम अगर डर के जाएंगे तो हम अपने क्लाइंट्स को कोई उन्हें जस्टिस नहीं दिला सकते। बिल्कुल फ्री माइंड से हम केस को समझ के अच्छी तरह कोर्ट में जब हम बिल्कुल निडर होकर कोर्ट में पेश होंगे जब ही हम अपने क्लाइंट को जस्टिस दे सकते हैं। हर प्रधान का जब आदमी कोई सत्ता पे आता है, जिसे सत्ता ही कहते हैं, पदभार संभालता है, तो उसका एक खास एजेंडा रहता है कि मैंने इस एजेंडे को पूरा करना है, क्योंकि पक्ष के साथ विपक्ष होता है, विपक्ष अलग वादे करता है, पक्ष अलग वादे करता है। तो ऐसे में आपने क्या सोचा है कि ये सबसे पहले वकीलों के हित में किया जाने वाला काम है? हमारा टर्नओवर 1 साल का होता है तो उसमें हमारे पास समय बहुत कम होता है, तो इसमें हमारी प्राथमिकता यही रहती है जितने भी हमारे साथी हैं, युवा साथी हैं, सीनियर्स हैं, हमारी लेडी एडवोकेट्स हैं, सबसे पहले उनको बैठने की सुविधा हो, अच्छा माहौल हो, वो अच्छी तरह बैठ के जहाँ वो बैठे हैं उनके प्रैक्टिस करने की जगह अच्छी हो, साफ़ सुथरी हो, पीने के लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था हो, वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ का माहौल, एक अच्छा वातावरण हो। तो सबसे पहले हमारी प्राथमिकता यही है कि हमारे यहाँ पे बिल्कुल जो माहौल बहुत अच्छा है। अभी वकीलों के जिन हमारे साथियों के पास बैठने के लिए सीट्स की सुविधा नहीं है उनके लिए हम सीट्स का बंदोबस्त करेंगे। और हमारे पास चैम्बर 6 बिल्डिंग है, हमारे पास करीबन 700 चैम्बर हैं, उनमें हमारे 1400 वकील एडजस्ट हो गए हैं। लेकिन हालात ये है कि हर साल हमारे फरीदाबाद में 300 से 400 नए वकील आते हैं। तो हमारी व्यवस्था ये प्राथमिकता ये भी है कि जो नए हमारे वकील हैं उनके लिए नए चैम्बर्स के अलॉटमेंट के लिए कुछ बंदोबस्त किया जाए। हम उस प्रयास में भी लग रहे हैं और हमारी डे बाय डे प्रक्रिया चल रही है। हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि अपने टर्नओवर में ये दोनों काम कम से कम हम इन्हें सिरे चढ़ा कर जाएँ। अच्छा, जैसा कि कानूनी प्रक्रिया में हम अक्सर देखने को मिलता है, काफ़ी जटिलताएं रहती हैं। क्लाइंट जो है वो साल दर साल, अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है, 1952 का एक सिविल केस पेंडिंग है, 1953 का एक सिविल केस पेंडिंग है। आर्टिकल ये छपा कि जो जुडिशरी में जो जज साहब हैं, न्यायाधीश हैं, वो उस टाइम पैदा ही नहीं हुए थे। तो जो ये लचर प्रक्रिया है न्यायालय की, जिसे कहते हैं डिलेड जस्टिस, डिनाइड जस्टिस, इसमें आप किसे कसूरवार मानते हैं? राजनीति को, न्याय प्रणाली को, या खुद वकीलों को, या क्लाइंट को? नहीं, वकीलों का तो इसमें सूरज जी कोई रोल नहीं है। नहीं होता है। देखिए, मान लीजिए 2 वकील है, एक ने स्टे की डिमांड करी, एक ने नहीं करी। जिसने स्टे की डिमांड करी उसको स्टे मिल जाता है, वो डेट पे डेट लेता रहता है। मतलब टोटल ओवरऑल जिम्मेदार कौन है?
इसमें जिम्मेदार हम वकीलों को भी नहीं ठहरा सकते और टोटली जुडिशरी को भी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि हमारे जो देश में लंबित मामले पेंडिंग केसेस जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा संख्या है और जो हमारी जजेस की जो संख्या है उसके अकॉर्डिंग वो बहुत कम है। तो कारण यही है कि केसेस ज़्यादा हैं और हमारे जो जुडिशरी है वो हमारे पास कम है। जजेस का हमारे पास काफ़ी वैकेंट पोस्टेड होती हैं लेकिन वो ऐसे ही पड़ी रहती हैं। तो मेरा तो आपके माध्यम से यही है कि जितने भी जजेस हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा होंगे तो हमारे केसों का निपटारा करने में उतनी हमें सुविधा मिलेगी, जल्दी से जल्दी सॉल्व वो हो जाएंगे। अच्छा, जो अब नए अधिवक्ता आते हैं, हर साल 300 से 400 अधिवक्ता आपके यहाँ डिग्री लेकर आ जाते हैं, एनरोल भी हो जाते हैं, आपने कहा उनकी व्यवस्था करनी है। इसके अलावा हमने अक्सर देखा है कि जो नए अधिवक्ता आते हैं जिनके पीछे कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं होता, उनको काफ़ी समस्याओं से जूझना पड़ता है, जैसे उनके पास केसेस कम आते हैं। इसके लिए कोई अलग से व्यवस्था करेंगे कि उनको टीचिंग दी जाए, क्योंकि जो फैमिली बैकग्राउंड अधिवक्ता से आते हैं उनके पास एक्सपीरियंस होता है, अपने पिता का एक्सपीरियंस होता है, ऐसे में कुछ करेंगे आप? इसके लिए भी हमारी विजिलेंस की मीटिंग होती है जिसमें हमारे डीजे साहब होते हैं, सीजीएम साहब होते हैं, एसडीएम साहब होते हैं। तो हमारी अभी जो विजिलेंस की मीटिंग हुई थी पीछे लास्ट वीक हुई थी, तो उसमें हमने अपने डीजे साहब के सामने, सीजीएम साहब के सामने, एसडीएम साहब के सामने अपनी ये प्रॉब्लम रखी थी कि जो हमारे युवा साथी हैं जिनके पास प्रैक्टिस कम है उनको हमारे यहाँ लीगल एड की सुविधा दी जाए सरकार की तरफ से जो होती है, और एलसी अपॉइंट किए जाए जिनसे उनका खर्चा निकल सके, उनको आर्थिक रूप से मदद मिल सके। और थानों में हमारे वकील की लीगल के लिए उनकी अपॉइंटमेंट होती है, उसके लिए हमने उनसे आग्रह किया है। तो ऑलरेडी उस पर हमारे एडवोकेट्स चल रहे हैं। तो हमने ये उनसे कहा है कि जो ऑलरेडी काफ़ी टाइम से हो चुके हैं, जो मतलब अपने जिनके पास नए केसेस आने लगे हैं, संपन्न हो चुके हैं, उनकी जगह जो भी हमारे नीडी एडवोकेट है जिनको आवश्यकता है उनकी जगह उनके नाम दिए जाएं, एलसी अपॉइंट किए जाएं, थानों में नए वकीलों को लिया जाए लीगल एडवाइजरी के लिए, लेडी एडवोकेट के लिए। और लीगल एड में अगर हो सके तो अभी हालांकि हमारे यहाँ से कई नाम गए हैं, तो हमने ये भी रिक्वेस्ट करी है कि अगर हो सके तो और लीगल एड के लिए हमारे वकील साथियों के नाम लिए जाए। तो उनमें सीजीएम साहब ने हमें आश्वासन दिया है, एसडीएम साहब ने भी कहा है कि एक बार हम मांग के, और प्रधान जी और सेक्रेटरी साहब हम दोनों साथ ही थे, तो उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है कि जी अपनी लिस्ट बना के दीजिए, जो भी नए साथी हैं, युवा साथी हैं जिनको आवश्यकता है, तो उसके लिए हम एलसी अपॉइंट कराएंगे या जो भी बेहतर सुविधा हैं हम उनके लिए उनके साथ खड़े हैं। अक्सर देखा गया है न्यायालयों में कि कई बार ऐसे रेयरेस्ट केस होते हैं, ये हमेशा नहीं होते, डेड बॉडी है, आदमी मरा है, ये कन्फर्म है, चाहे हम आरुषि हत्याकांड की बात कर ले। ऐसे केसेस है कि 5 आदमी का मर्डर हो गया है, एक ही घर में हुआ, और आज तक उसमें ये नहीं निकल पाया कि मर्डर किसने किया। इसमें किसी फेल्योर मानते हैं आप? पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। देखिए, इसमें ये कानूनी प्रक्रिया है सूरज जी। इसमें मैं आरुषि हत्याकांड की बात करता हूँ, उसमें सबको पता 2 बॉडी हमारे सामने है, किसी ने तो मारा है, वहां किसका फेल्योर मानते हैं आप? देखिए, वहाँ फेलियर हम किसी को हम दोष नहीं दे सकते, क्योंकि हमारी जो कानूनी प्रक्रिया है वो एविडेंस के आधार पर चलती है। अच्छा, ऐसा नहीं लगता आपको फरीदाबाद जो जिला सत्र न्यायालय है, यहाँ पे चुनाव मात्र 1 साल के लिए होते हैं, ऐसे में जब आप लोग आते हैं, समझते हैं, या उस प्रक्रिया में मान लो कोई नहीं आता, उसको समझने 2-3 महीने लग जाते हैं, तो इसका टाइम बढ़ाया जाना चाहिए। कम से कम ऑर्डिनेंस पास हो, सारे एक सम्मति से बोले, कम से कम 3 साल का टेन्योर तो एक प्रधान को दो, जब तक उसे समझ में आती है तब तक अगला चुनाव हो जाता है। जी, ऑब्वियसली ये 1 साल का तो बहुत कम है, क्योंकि हमारी जो बार काउंसिल्स का होता है, चंडीगढ़ जितने भी स्टेट बार काउंसिल का चुनाव होता है वो 5 साल के लिए होता है। और मेरे जहाँ तक मुझे पता है, शायद हमारी एडवोकेट्स की जितने भी बार हैं इन्हीं का सिर्फ 1 साल का कार्यकाल है। अदरवाइज किसी भी जितनी भी सोसाइटी होती है, कोई भी होते हैं, 1 साल का तो किसी का भी टर्नओवर नहीं होता। नहीं, तो इस बारे में कोई प्रस्ताव लाइए आपकी, भाई विपक्ष को समझाए कि भाई इस टेन्योर को 2 साल के लिए किया जाए, हाँ, तो इसमें 3 साल के लिए किया जाए, क्योंकि 1 साल वास्तव में कम है, बहुत कम है, क्योंकि इसमें हमें काम करने का समय भी नहीं मिलता। 2-3 महीने तो ऐसे निकल जाते, 1 महीने पहले इलेक्शन का शोर मच जाता है, इलेक्शन आगे 7-8 महीने में कुछ नहीं कर पाता। तो इसके लिए जितने भी हमारे प्रेसिडेंट है पूरे हरियाणा के, चंडीगढ़ के, तो उनका एक प्रपोजल भी आया था पीछे, मेरे पास फ़ोन आया था वहाँ से, चंडीगढ़ से कई एडवोकेट्स का आया था, रोहतक बार के प्रधान का भी आया था। तो इस विषय में हमारी हो सकता है जल्दी कोई मीटिंग हो इस बारे में। तो कोशिश यही रहेगी कम से कम इसे 3 का भी ना हो तो कम से कम एटलीस्ट 2 साल का तो कम से कम हो। अच्छा, अंतिम सवालों की तरफ चलते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है अदालत परिसर में कि धड़े जैसे बने रहते हैं,
अब ऐसे में सपोज करिए आपके पास एक फाइल आती है, किसी क्लाइंट की फाइल आ गई, और जो आपका अपोजिट धड़ा है उसके पास भी एक फाइल जरूर आएगी, क्योंकि पक्ष विपक्ष होता है। ऐसे में आरोप कई बार हमने ये देखा है कि बड़ी सिंपल लाइन है, और लगभग वकीलों से मैं पूछता हूँ कि हु इज़ द बेस्ट लॉयर, हु नोज द जजेस और हु नोज द लॉ। जो जज को जानता है वो अच्छा वकील है, या जो कानून को जानता है वो अच्छा वकील है। सामने वाला जो अधिवक्ता है वो जज को जानता है और आप कानून को जानते हैं जी। तो आप किसे अच्छा वकील मानते हैं? देखो, इसमें तो बड़ी सीधी सी बात है सूरज जी, जो कानून का ज्ञाता है उससे अच्छा तो वकील कोई हो ही नहीं सकता। जो जज को जानता है मेरे हिसाब से वो अच्छा वकील नहीं है, वो तो बस उसका कुछ और, उसको मैं कहना नहीं चाहता ऑब्वियसली। जो लेकिन सिनेरियो लगभग देखिए, क्लाइंट को कोई मतलब नहीं है, क्लाइंट वांट्स ओनली रिलीफ। जी, ये बात बिल्कुल मानते हैं, उसे रिलीफ से मतलब रहता है आप कैसे ला रहे हैं, क्यों ला रहे हैं। आजकल मैंने ट्रेंड देखा है अदालत में, ऑफ द रिकॉर्ड की बातें हैं, लेकिन मैं पटल पे लेके आ रहा हूँ कि लोग पहले पूछ लेते हैं कि भाई जज साहब कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं। तो ये नहीं मानते जुडिशरी में अगर ऐसी चीज़ें रूमर फैलेंगे, मैं इसे अफवाह ही कहूँगा क्योंकि प्रमाणित तो होते नहीं, तो ये कहीं ना कहीं आपकी और जुडिशरी के ऊपर एक छवि खराब करने वाली बात है। देखिए सूरज जी, मैं जो कानून का ज्ञाता है, जो लॉ जानता है, मैं उसको अच्छा वकील मानता हूँ, और अच्छा अधिवक्ता होता भी वही है जो लॉ जानता है, वही अच्छा अधिवक्ता है। बहुत सही बात। अच्छा, खुद अगर हम राजेश की बात करें, अगर राजेश आज वकील नहीं होते तो क्या होते, क्या करते आप? अगर मैं वकील नहीं होता तो मेरा शुरू से भाव ये रहा है कि मेरा भाव रहा है कि मैं लोगों की सेवा करूं, चाहे किसी भी माध्यम से करूं, किसी भी रूप से करूं। अब वकीलों मैं बन गया हूं तो मेरी ये प्राथमिकता रहती है कि मेरे पास कोई भी वकील जिसके पास फीस नहीं है, मैं गरीब लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट केस लड़ता हूँ। मैं कभी उनसे पैसे की डिमांड नहीं करता। ये सारे काम तो राजनेताओं के लिए छोड़ दो ना, उन्होंने पॉलिटिक्स करनी होती है, उन्होंने केस थोड़ी लड़ते उन्होंने। बस सूरज जी, मेरी ये है कि मुझे किसी भी रूप में लोग प्रोफेशन क्या चुनते, मेरा सवाल ये है। मान साहब वकील ना तो प्रोफेशन, वकील ना होते तो नेता होते जी, मैं लोगों की सेवा करता ऑब्वियसली। उसके तो खैर डिग्री की भी जरूरत नहीं है। हाँ, मैं सेवा करता, बस मुझे किसी भी रूप में लोगों की सेवा करनी थी। काफ़ी सवालों के सिलसिले काफ़ी अच्छे बेबाकी से जवाब दिए। 40 साल आयु है, इस उम्र में लोग अभी भी, इससे बड़ी बड़ी उम्र के लोग अपने आप को युवा नेता कहते हैं, लेकिन इस मुकाम तक आ जाना, लगभग जहाँ पर प्रधान पद पर हैं, इससे पहले सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहे, जनरल सेक्रेटरी रहे, और अब जिला बार जो फरीदाबाद की एसोसिएशन है इसके प्रधान हैं राजेश बैसला जी। अच्छे खट्टे मीठे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। अगले हफ्ते फिर किसी ऐसी शख्सियत के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।